हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो एनसीईआरटी की का भी जो नया सिलेबस है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत रसायन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं कि जो अपना रिमोट का सेल होता है वो क्या कर रहा है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। इसी प्रकार जो मोबाइल की बैटरी है, या जो आप अपने घरों में जो टॉयज़ होते हैं बच्चों के, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हम उसको चार्ज करते हैं और वो क्या करती है, उनके अंदर जो एक बैटरी पाई जाती है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। मतलब विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है कि विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में। तो जहाँ पर इन दोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन के अंतर्गत हम दो प्रकार के सेलों को पढ़ते हैं। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि गैल्वेनी और वोल्टास नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, विद्युत रासायनिक सेल वे होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, डेनियल सेल। इस पार्ट के अंतर्गत हमें डेनियल सेल को डिटेल में अध्ययन करना है। चलिए बात करते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल की। विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके अंतर्गत इसका जो उदाहरण है वो विद्युत अपघटन सेल है। चलिए अब हम गैल्वेनी सेल की, डेनियल सेल की संरचना को देखेंगे, जहाँ पर हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये है डेनियल सेल की संरचना। डेनियल सेल के अंतर्गत दो पात्र होते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, दो धातुओं के दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इसमें एक धातु ऐसी ली जाती है जो अधिक क्रियाशील होती है और एक धातु ऐसी ली जाती है जो कम क्रियाशील होती है। आपने कक्षा 10 में एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी धातु कम क्रियाशील होती है, जिसका अध्ययन हम अभी इस चैप्टर में भी आगे के वीडियोस में करेंगे। चलिए हम देखते हैं। इस सेल के अंतर्गत दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एक जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लिया जाता है और एक कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। जिंक धातु जो होती है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए जिंक धातु को हम एनोड के रूप में उपयोग में लेते हैं। चलिए बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो होती है वो जिंक से थोड़ी कम क्रियाशील होती है, इसलिए हम उसको कैथोड के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसे एनोड, और अभी तक आपने जब भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो वहाँ पर एनोड को हमेशा प्लस बोला जाता है और कैथोड को हमेशा माइनस बोला जाता है। लेकिन जो डेनियल सेल होते हैं उनके अंतर्गत एनोड नेगेटिव चार्ज वाला होता है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए उन्हें उन्हीं के सॉल्यूशन या उन्हीं के लवण विलयन में रखा जाता है। तो जिंक का एनोड बनाने के लिए उसे जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धातु के तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। लेकिन पूरा सर्किट पूरा करने के लिए हम इसके बीच में एक लवण सेतु लगाते हैं, जिसके अंदर कोई भी लवण भर दिया जाता है। मान लीजिए हमने इस लवण सेतु के अंदर KCl भरा है, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड लवण सेतु का कार्य करेगा। अब इन लवण सेतु एक यू आकार की नलिका होती है, जिसके मुंह पर अगर अगर नाम का जेल रखा जाता है। अच्छा, ये ऐसा अगर अगर नाम का जेल क्यों रखा जाता है, थोड़ी सी देर बाद हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जब ये कार्य करना शुरू करते हैं तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड होता है ना, जो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों,
ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जिंक का जब ऑक्सीकरण होता है, जिंक धातु है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी जब वो अकेली अवस्था में होता है या फिर अकेला होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जब जिंक का ऑक्सीकरण किया जाता है तो उस पर +2 चार्ज आ जाता है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, ये कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। जब ये इलेक्ट्रोड, जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है उसका ऑक्सीकरण होता है तो जिंक के आयन इस विलयन के अंतर्गत आ जाते हैं। इस विलयन के अंतर्गत जिंक 2+ के आयन आ जाते हैं और इस इलेक्ट्रोड पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस चार्ज वाले, वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं। इस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है, इस विलयन में कॉपर 2+ के बहुत सारे आयन होते हैं। ये प्लस आयन और यहाँ पर आने वाले नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कॉपर +2 आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या बना लेता है? कॉपर धातु बना लेता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 2 थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया और उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है या फिर अपचयन हुआ है। अब ये जो कॉपर के आयन थे ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर और कॉपर धातु धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होती है? जमने लग जाती है। जमने लगेगी जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसका आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है और इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉनों के दान होने के कारण इसका आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। ये पतला होता जाता है। ये इलेक्ट्रोड पतला होता जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है आकार में बड़ा होता जाएगा। अब बात करते हैं लवण सेतु की। लवण सेतु किस कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है? कुछ समय के बाद में जब हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे धनायन, इस विलयन में बहुत सारे धनायन इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर इस धातु से और धनायन निकलेंगे तो वो इसको क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब यहाँ पर अब धनायनों को वो आने नहीं देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे तो Cu+ और SO4-2, मतलब बहुत सारे Cu+ तो यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो SO4-2 है वो इस विलयन में क्या होंगे? उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो माइनस आयन है वो प्लस आयन को आकर्षित करेंगे और उसको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। तो दोनों ही स्थितियाँ हो रही है। यहाँ पे Zn+2 मतलब Zn+2 बन नहीं रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए Cu2+ भी नहीं जाएंगे। मतलब सेल की अभिक्रिया, इस स्थिति में सेल की अभिक्रिया रुक जाती है। तब लवण सेतु क्या करता है? अपना कार्य करता है और लवण सेतु में से जो जिंक 2+ वाले प्लस वाले आयन हैं उसकी तरफ कौन आता है? Cl- आयन आता है। Cl- आयन आएगा और क्या बनाएगा? ZnCl2 बना देगा। इसी प्रकार इस वाली स्थिति में K+ आयन आएगा और क्या बना देगा? K2SO4 बना देगा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपस में उदासीन हो जाएंगे। इस तरीके से सेल जो होता है वो अधिक समय तक कार्य करता है। यही लवण सेतु का कार्य है। अच्छा, यहाँ पर अगर अगर जेल क्यों लगाया गया है? अगर अगर जेल इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक जो ये लवण है, ये जो K+ आयन है और जो Cl- आयन है तब तक इस विलयन के अंदर ना घुले। इसीलिए यहाँ पर एक जेल लगा दिया जाता है जिससे ये बिन वजह जब तक इनकी ज़रूरत ना हो तब तक ये विलयन के अंदर नहीं आते हैं। चलिए एक बार और हम इसको डिस्कस करते हैं। डेनियल सेल के अंतर्गत तो 2 प्रकार के बर्तन होते हैं या बीकर होते हैं जिनके अंतर्गत जिंक और कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। जिंक हमें जो धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है और कॉपर जो धातु होती है वो कम क्रियाशील होती है। जिंक को हम एनोड के रूप में इसलिए उपयोग में लेते हैं क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, इसलिए ये एनोड के रूप में कार्य करता है। और जो कॉपर होता है उसके पास में बहुत सारे धनायन होते हैं, इसलिए वो कैथोड की भांति कार्य करता है। इधर से इधर
जब हम देखते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और हमें ये पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उससे विपरीत दिशा में ही क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा किधर से किधर की तरफ जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि एनोड पर हमेशा हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन मिलेगा। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, इसलिए प्लस आयन क्या होंगे, विलयन के अंदर आएंगे, विलयन के अंदर आएंगे और इलेक्ट्रोड पर बहुत सारे नेगेटिव आयन्स आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। और बहुत सारे, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इन इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करने के लिए कौन बैठे रहते हैं, कॉपर आयन रहते हैं। कॉपर आयन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं और कॉपर धातु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद में जब यहाँ पर बहुत सारे धन आयन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें होता है प्रतिकर्षण, और जब यहाँ पर बहुत सारे ऋण आयन होते हैं तो कॉपर और ऋण आयन के मध्य क्या होने लग जाता है, आकर्षण। तो यहाँ से धन आयन बनेंगे नहीं और यहाँ पर जो धन आयन होंगे वो उधर जाएंगे नहीं, तो क्रिया क्या हो सकती है, रुक सकती है। तब कौन आता है, लवण सेतु आता है। लवण सेतु अपने विपरीत आयनों को इन विलयन के अंदर भेजता है और इन्हें क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है और हमारा जो सेल होता है वो अधिक समय तक कार्य करता है। चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन आप स्वस्थ रहें।